नमस्कार साथियों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी कक्षा 12वीं का जो हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर है 2024 का, वो हम पूरा का पूरा है सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक है वो देखना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मॉडल पेपर को हम पूरा सॉल्व कराएंगे। पेपर की बात करें, आपका जो होगा बोर्ड एग्जाम 2024, उसमें 80 नंबर का पेपर रहने वाला है। और इस 80 नंबर के पेपर को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि भाई जो निर्देश हैं वही निर्देश हैं जो हम पीछे वीडियो में देख रहे हैं। पहला निर्देश है जैसे कि सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, उस पर नामांक है वो अनिवार्यतः लिखने हैं। जो नामांक हैं, जो आपके रोल नंबर हैं, वो आपके जनवरी महीने में आ जाएंगे। ठीक है। आगे देखिएगा, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपको अलग से उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, उस उत्तर पुस्तिका में आपको जो भी है क्वेश्चन का आंसर है वो लिखना है। ठीक है। और आंसर कैसे लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिर इसका फर्स्ट है, उसके बाद आंसर लिखना, डायरेक्ट वापस से क्वेश्चन नहीं छापना। ठीक है, सीधा उत्तर। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर है एक साथ ही लिखने हैं। और पांचवा है, उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखना। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका पहला है। ठीक है। तो प्रश्न का क्रमांक है वो आपको लिखना जरूरी है। आगे देखिएगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको 12 है ना, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन है एक एक नंबर का आपका रहने वाला है। इसमें सेक्शन ए में हम पहला प्रश्न देखते हैं भी, बालक बच गया। आपका एक चैप्टर है ना, बालक बच गया। इस अध्याय में बालक ने इनाम में क्या मांगा। इनाम है ना, वो इसमें क्या मांगा था बालक ने भाई, वो बताना है। तो वो मांगा था लड्डू। क्या मांगा था भाई? लड्डू है वो मांगा था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा, संविंदिया कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो संविंदिया जो कहानी है वो आंचलिक कहानी। किस प्रकार की कहानी है? आंचलिक। अगला तीसरा प्रश्न है, मैंने देखा एक बूंद। कविता में कवि ने बूंद की जो विशेषता है ना बताई ना, वो किस विशेषता को बताया है वो बताना है। तो यहाँ पर क्षणभंगुरता विशेषता को बताया गया है। ठीक है। ओ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आपका नेक्स्ट, बारहमासा जायसी की किस रचना का अंश है। बारहमासा ना जायसी की किस रचना का अंश है, तो वो इसमें बताना है। तो वो हो जाएगा आपका पद्मावत। वो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। पांचवा है, सूरदास की झोपड़ी में किस वर्ग की व्यथा का अंकन है वो किया गया है। सूरदास की झोपड़ी में किस वर्ग की व्यथा का अंकन किया गया है। तो इसमें सही हो जाएगा भाई दलित और शोषित वर्ग। ओ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दलित और शोषित वर्ग। ओ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर है कि भाई अपना मालवा पाठ किस समस्या की ओर इंगित है वो करता है। तो किस ओर इंगित करता है? जल एवं पर्यावरण। ठीक है। ओ ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। और एक बात बता देता हूँ, अगर आपको मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट के चाहिए, मतलब सॉल्यूशन सहित, ठीक है, तो हमने क्या किया, अलग से प्ले लिस्ट है वो बना रखी है। उस प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप है ना सारे के सारे जितने भी हिस्ट्री के हैं, पॉलिटिकल के हैं, ठीक है, हिंदी अनिवार्य का है, ठीक है, तो सारे के सारे वीडियो हैं वो जाकर देख सकते हो। मॉडल पेपर 2024 के सॉल्यूशन है मैंने करवा रखे हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, जाकर जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में क्या कह रहा है भाई, कमल पत्र को कहते हैं। कमल पत्र को क्या कहते हैं भाई? इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है आपका पुरैन। क्या कहते हैं? पुरैन। ब ऑप्शन सही हो जाएगा। डग डग रोटी पग पग नीर किस धरती को कहा गया है। तो किस धरती को कहा गया है? मालवा की धरती को कहा गया है। ओ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 9th नंबर आपका, जो कि नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त अंग है जिसके माध्यम से कथा की गति बनी रहती है। नाटक की सबसे जरूरी और सशक्त अंग है, कौन सा है भाई? संवाद है, कविता है, या फिर गीत है? तो इसमें हो जाएगा आपका संवाद। क्या हो जाएगा? संवाद। नेक्स्ट है, समाचार लेखन के ककार कितने होते हैं। ककार कितने होते हैं भाई? बिल्कुल सही है, 6 हो गए। कितने हो गए? 6। अगला 11th नंबर है, किसी अखबार की अपनी आवाज़ किससे माना जाता है। किसी अखबार की अपनी आवाज़ है वो किससे माना जाता है? तो संपादकीय को माना जाता है। ठीक है। 12th है, संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को मीडिया की भाषा में क्या कहते हैं भाई? तो इसमें कहते हैं बिट। क्या कहते हैं? बिट। वो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला आपका, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन थे ना वो पूरे हो चुके हैं। अब आपके जो रिक्त स्थान वाले हैं वो भी एक एक नंबर के हैं। वैसे वो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आ चुके हैं।
दूसरा है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित उत्तर से कीजिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, जो भी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं ना, वो तो आपको पता है अलंकार। क्या कहलाता है भाई? अलंकार, है ना। नेक्स्ट, रोला व उलला छंद के योग से छंद बनता है। रोला रोला है, रोला और उलला, ठीक है। तो इसमें हो गया छप्पई। क्या होगा भाई? छप्पई। नेक्स्ट है ऐसी काव्य रचना जिसे पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाए वह गुण से युक्त रचना मानी जाती है। किस गुण से युक्त मानी जाती है? प्रसार गुण से युक्त मानी जाती है। प्रसार गुण से युक्त। जब कारण नहीं होने पर भी कार्य हो वह अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है भाई? विभावना अलंकार। क्या होता है भाई? विभावना अलंकार होता है, ठीक है। विभावना, ये वो है, ठीक है, विभावना। पांचवा, सागर के उर पर नाच नाच लहरें करती हैं मधुर गान पंक्ति में अलंकार हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा भाई? बिल्कुल सही है, मानवीकरण अलंकार। कौन सा होगा? मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। अगला आपका तीनों वर्णों का एक होता है। क्या होता है? तीनों वर्णों का एक गण होता है। क्या होता है? गण होता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। मैंने इसका आंसर ने बता दिया है। नेक्स्ट है आपका अपठित गद्यांश। इसको गद्यांश को पढ़ना है आपको पूरा, ठीक है। और फिर है नीचे प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो वीडियो को रोककर आप इस गद्यांश को एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ लीजिए। कितनी बार? 2 से 3 बार, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। हाँ, पढ़ लिया होगा आशा करता हूँ। इसमें पहला प्रश्न है भाई, हिंदी भाषा का जो साहित्यकार है किसका उपासक रहा है? किसका उपासक है वो रहा है, वो बताना है ना। तो इसमें से देखिएगा एक लाइन है आपकी, है ना, हिंदी का साहित्यकार हमेशा से तेज का उपासक रहा। किसका उपासक रहा भाई? तेज का उपासक। आपका तेज है वो सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में कौन सा भाव बतलाया गया है? तो कौन सा भाव बतलाया गया भाई? हाँ, यहाँ पर लिखा हिंदी का यह विनय हिंदी के दीन भाव के कारण नहीं है। मतलब हिंदी का यह विनय है ना, विनय भाव, ठीक है। तो आपका विनय है वो राइट हो जाएगा, विनय हिंदी के दीन भाव, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है अगला आपका, हिंदी भाषियों को किस स्वर में बोलने हेतु कवि प्रेरित है वो कर रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल, हाँ, यहाँ पर देखिएगा, जब हिंदी के संतानों को क्षमा प्रार्थना के स्वर में नहीं सत्य स्थापना के स्वर में दृढ़तापूर्वक कहना चाहिए, ठीक है। स्वर में बोलने हेतु प्रेरित करना, ठीक है, सत्य, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये लाइन है आपकी सही हो जाएगी। क्षमा प्रार्थना, सत्य स्थापना, है ना। राजभाषा होने के लिए हिंदी अपने अपमानजनक शर्तों पर बेचने को तैयार नहीं है। यहाँ तक आप लिख सकते हो, ठीक है। क्षमा प्रार्थना और सत्य स्थापना, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला देखिएगा नेक्स्ट, चौथा है कौन सा पद हिंदी के लिए छोटा माना गया? कौन सा पद है वो हिंदी के लिए छोटा माना गया? तो इसमें देखिएगा यहाँ पर लिखा हो, ठीक है, राजभाषा होने के लिए हिंदी अब अपने को अपमानजनक शर्तों पर बेचने को तैयार नहीं है ना। हाँ, राजभाषा का पद, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो राजभाषा का पद है ना वो छोटा पद है ना। यहाँ पर देख लो, राजभाषा का पद हिंदी के लिए बहुत छोटा पद है, ये लिखा हो ना, राजभाषा। हाँ, हिंदी भाषा किस रूप में बना रहनी चाहती है, ठीक है। तो किस में बने रहना चाहती है भाई? इसमें देखिए ऊपर से हम देखते हैं लाइन यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर वापस क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्या कह रहे हैं, हिंदी भाषा किस रूप में बनना रहनी चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी यह सब संयोजक शक्ति के रूप में बनी रहना चाहती है, ठीक है। संयोजक शक्ति के रूप में, किसके रूप में? संयोजक शक्ति के रूप में बनी रहना चाहती है, ठीक है। ये लिखा हुआ ना लाइन, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक क्या होगा भाई? सब कुछ इसमें हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है ना। हिंदी भाषा का महत्व, हिंदी भाषा की विशेषताएं, जो भी यहाँ पर लिखना चाहो, ठीक है, वो आपको हो जाए। हिंदी भाषा की स्थिति, हिंदी भाषा की स्थिति भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका, अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर है वो देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पढ़ना है, 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का। इसको आपको पूरा पढ़ लेना, एक बार पढ़ लीजिएगा इस वीडियो को रोककर। इसमें देखिएगा पहला है भाई कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्या संदेश है वो लेकर है वो गए। तो क्या संदेश है वो लेकर गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर है वो लिखा होगा, ठीक है, कहीं पर, सबको सुमार्ग, सही धूप, सौभाग्य, ठीक है, सबसे पहले लिखा होगा, सही देना, वर्षा वनो, नहीं यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है।
बताने को, ठीक है। तो मैत्री का संदेश है वो लेकर गए थे, किसके लिए? पांडवों का, ठीक है। पांडवों का मैत्री संदेश है वो लेकर गए थे, ठीक है। दूसरा है इसमें कि भाई किसको समझाने के लिए भगवान हस्तिनापुर हैं वो आए थे, तो किसको समझाने के लिए? तो यहाँ पर है दुर्योधन को समझाने को, ठीक है। लिखा ना दुर्योधन, ठीक है। तो आपका दुर्योधन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा है सौभाग्य न सब दिन सोता है, पंक्ति का अर्थ बताए। जो सौभाग्य है वो क्या करता है? न सब दिन सोता, सब दिन है वो सोता नहीं रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको अर्थ बताना है, तो इसमें लिख दोगे सौभाग्य और दुर्भाग्य क्या है? चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, ठीक है। पांडवों का जो दुर्भाग्य है, किसका? पांडवों का, ठीक है, वो क्या हो गया है भाई? अब समाप्त है, वो हो गया है। और अब उनका जो सौभाग्य के दिन है वो आ गए, क्या आ गए? उनके सौभाग्य के दिन है वो आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है लिखा होगा यहाँ पर पांडवा ये कुछ और निखर सौभाग्य ना दिन सब सोता है। देखिए आगे क्या होता है ना, ये वाला लाइन है। और इसमें जो कि सौभाग्य है वो मतलब दुर्भाग्य का दिन है वो खत्म हो गया है, सौभाग्य के दिन है वो आ गए हैं, किसके? पांडवों के, ठीक है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है पांडवों ने वन में कौन कौन से कष्ट हैं वो सहन है वो किए थे, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पर लिखा होगा कहीं, हाँ ये लिखा देखो, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा देखो, धूप है, गाम है, पानी पत्थर है, ठीक है। मतलब गर्मी, सर्दी, वर्षा, जो भी पथरीले रास्ते हैं उन पर भी कष्ट है वो देखे, ठीक है। पथरीले रास्ते होते हैं ना, उन पर भी कष्ट है वो देखे हैं, और धूप का देखा है, ठीक है। हाँ तो आपका सही है वो हो जाएगा ऊपर वाला। अगला देखिएगा नेक्स्ट, कृष्ण के हस्तिनापुर जाने का क्या उद्देश्य है वो था, ठीक है। कृष्ण के हस्तिनापुर जाने का क्या उद्देश्य है वो था, ठीक है। तो इसमें देखिएगा सबसे ऊपर है वो लाइन लिखा हुआ है, हाँ सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए थे, ठीक है। मैत्री की राह बताने, है ना, मैंने बताया जैसा। कौरवों को जो है ना, कौरव थे ना, उनको क्या करना भाई? सुमार्ग, सबको सुमार्ग, कौरवों को सुमार्ग पर लाया जाए और पांडवों तक जो भी है ना संदेशा है वो पहुंचाया जाए, ये है ना हस्तिनापुर आने का उद्देश्य वो था। प्रस्तुत पद्यांश के लिए उचित शीर्षक है वो दीजिए, तो शीर्षक है वो हो जाएगा शांति दूत श्री कृष्ण, शांति दूत श्री कृष्ण, ये आपका पद्यांश का क्या हो जाएगा? शीर्षक है वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा सेक्शन बी, सेक्शन बी में से मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो करूँगा और काफ़ी सारे स्किप भी करूँगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जो किताब में से होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे करूँगा और काफ़ी सारे स्किप करूँगा, तो आप देख लेना, कोई बात नहीं। अगला है इसमें सेक्शन बी, 40 शब्दों में उत्तर देना है। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन देशभक्तों को देखा था, तो किन किन देशभक्तों को देखा था? तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे खान अब्दुल गफ़ार खान, मैं यहाँ पर सभी के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, सभी के नाम लिख रहा हूँ, जैसे खान अब्दुल गफ़ार खान, एक तो ये हो जाएगा नंबर 1। सेकंड जो राजेंद्र बाबू हैं, ठीक है, राजेंद्र बाबू। तीसरा आप लिख सकते हो पृथ्वीराज आज़ाद, पृथ्वीराज, थोड़ा सा सही लिखूंगा, ठीक है, आज़ाद। और एक आप फोर्थ में लिख सकते हो मीराबेन, है ना, मीराबेन, ये 4 नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला देखिएगा, 4 नाम तो आपको लिखने हैं क्योंकि हमें 2 नंबर का क्वेश्चन है ना। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है, सिंगरौली के लिए लेखक ने बेखुंड एवं काला पानी की उपमा है वो क्यों दी है वो बताना है, ठीक है, तो वो बता देना आपको। और फिर है 7th है, विद्यापति की नायिका प्रेम के अनुभव का वर्णन करने में असमर्थता है वो क्यों व्यक्त है वो करती है। 8th है, दिशा कविता में बच्चे ने हिमालय को पतंग की दिशा में क्यों बताया भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जहाँ उसकी जो पतंग है ना, जहाँ उसकी पतंग उड़ रही है वह उसी दिशा को जानता है, जहाँ उस पर की पतंग उड़ रही है वह उसी दिशा को जानता है। हिमालय की जो दिशा ना, हिमालय की दिशा का उसे ज्ञान नहीं है, वह तो उसी दिशा पर अपना ध्यान है वो केंद्रित किया हुआ है जहाँ उसकी क्या उड़ रही है, पतंग है वो उड़ रही है, ठीक है। तो ये आपका सही है उत्तर है वो जाएगा, ठीक है। हाँ, बिस्कोहर में लेखक ने किन किन सांपों के बारे में बताया है, तो किन किन सांपों के बारे में बताया है? तो इस जो चैप्टर है आपका, इस अध्याय में लेखक ने अपने गांव में पाए जाने वाले फूलों और विष और विषहीन सांपों के बारे में बताया, विष और विषहीन सांपों के बारे में बताया है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका झोपड़ी जल जाने के बाद भी सूरदास को क्या है वो आशा थी वो बताना है, ठीक है। हाँ, पोटली के बारे में वो लिखना है। 11 नंबर है अनियोक्ति अलंकार की परिभाषा व उदाहरण है वो लिखना है, ठीक है। तो परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। जब किसी प्रस्तुत वस्तुता का वर्णन करके जब किसी प्रस्तुत वस्तुता का वर्णन करके उसके जरिए किसी अप्रस्तुत वस्तु की व्यंजना की जाती है तो वह होता है अनियोक्ति अलंकार। कोई भी प्रस्तुत है वस्तु हमारे सामने, उसकी वस्तुता का वर्णन करके फिर उसके जरिए ना कोई भी अप्रस्तुत वस्तु है उसकी व्यंजना है वो की जाती है तो वहाँ पर अनियोक्ति अलंकार है वो होता है। इसको मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो देखिएगा, सुनिएगा। अनियोक्ति अलंकार का मतलब है किसी व्यक्ति पर किसी और सज्जन ने बहुत क्या के उपकार किए और वो उन उपकारों का बदला है वो नहीं चुका पा रहा हो, ये होता है अनियोक्ति अलंकार का मतलब। नेक्स्ट है आपका किसी भी कहानी के विस्तार के लिए द्वंद्व क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको देखना है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर, ये आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। ये 13 नंबर क्वेश्चन है। इन डेप्थ रिपोर्ट है वो क्या होती है, तो क्या होती है तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें होती है कोई घटना होती है, ठीक है, किसी घटना ये समस्या किसी घटना समस्या या मुद्दे से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर जोर देने वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं, जोर देने वाली रिपोर्ट को डेप्थ रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेप्थ रिपोर्ट कहते हैं। वापस सुन लीजिएगा, कोई घटना है, कोई समस्या है, कोई मुद्दा है, इनसे जुड़े जो भी फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उनका विश्लेषण करना, उनको व्याख्या पर जोर देने वाली रिपोर्ट होती है, उनको कहते हैं डेप्थ रिपोर्ट, ठीक है। मतलब बहुत ही बारीकी से समझाना, ठीक है। हाँ, ये हो गया आपका इसमें सही। आर्थिक पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में जटिल क्यों होती है, तो इसमें लिख दोगे जो आर्थिक पत्रकारिता है सामान्य पत्रकारिता की तुलना में जटिल होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आम लोग होते हैं, जो सिंपल लोग होते हैं, ठीक है, उनको इनकी शब्दावली होती है, ग्लोसरी, और उनके मतलब के बारे में क्या नहीं होता है, ठीक से वो पता नहीं होता है। इसलिए आर्थिक पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में क्या होती है, जटिल होती है, समझ में हर किसी को नहीं आती, ठीक है। जो शब्दावली है ना, शब्दावली का मतलब है हर किसी को पता नहीं होता है। 15 नंबर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय है वो देना है। तो इसमें लिख दोगे भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पहली बात तो जन्म है वो कब हुआ था, तो 4 अक्टूबर 1884 को, ठीक है, और मृत्यु 84, ठीक है, और मृत्यु है वो हुई थी 2 फरवरी 1941, ठीक है। और ये आप लिख सकते हो। और उनके द्वारा लिखी गई है एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना, महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस प्रकार से आप है ना इनके बारे में वो लिख सकते हो। थोड़ी सी मैंने लाइन है वो बता दी है, बाकी आपको किताब में भी ये आसानी से क्वेश्चन है वो मिल जाएगा, लिख दोगे ये तो, है ना। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है गणानंद का साहित्यिक परिचय है वो देना है। तो हिंदी साहित्य में जो गणानंद जी हैं ये प्रेम की पीर के कबीर के रूप में प्रसिद्ध है। किसके पीर, प्रेम की पीर है, ठीक है, प्रेम की पीर के कवि के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनके बारे में और कुछ है वो आप लिख सकते हो। अगला आपका सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे 3 नंबर के, 2 नंबर के, 1 नंबर के सारे क्वेश्चन है आपके हो चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 17 नंबर है आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गए हैं, बसंत आया, कविता के आधार पर अपने शब्दों में है वो लिखना है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है अगर आप चाहते हो कि ब्लूप्रिंट भी आपको हिंदी साहित्य का समझाऊं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको पूरा है ब्लूप्रिंट है वो हिंदी साहित्य का वो समझा दूंगा। और जो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है उस प्लेलिस्ट को आप जाकर ज़रूर चेक करना। उस प्लेलिस्ट में आपको जो भी हिंदी है, ठीक है, हिंदी कंपलसरी अनिवार्य, और हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हैं, और जियोग्राफी है, इनके भी आपको सारे के सारे मॉडल पेपर हैं, सॉल्यूशन सहित मिल जाएंगे, ठीक है। और इनके अलावा भी हो सकता है आप जब प्लेलिस्ट तैयार करोगे तो उस समय काफ़ी सारे और भी वीडियो हैं वो आ चुके होंगे, तो एक बार प्लेलिस्ट है वो जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे हैं वो आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है आपका अथवा वाला जो क्वेश्चन है
कार्नेलिया का गीत कविता के मूल कथ्य को अपने शब्दों में वो लिखना है। 18 नंबर है घड़ी के पुंजे कहानी की मूल संवेदना को समझाना है। ठीक है, अथवा में देखो अथवा क्यों दिया हुआ है, अथवा यहाँ पर इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, कौन सा, एक तो घड़ी का पुंज वाला और बी लड़के ने, इन दोनों में से एक करना है। ठीक है, बी लड़के ने दिल्ली भी देखी थी लेकिन इस भीड़ का अंदाजा निराला था। दूसरा देवदास कहानी के आधार पर दिल्ली और गंगा तट की भीड़ का अंतर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 19 नंबर है कि भाई इसमें क्या कह रहे हैं, नदियों का सदा नीरा रहना जीवन के स्रोत का सदैव जीवित रहना है। कथन के समर्थन में जो भी अपने विचार हैं वो लिखने से। ठीक है, किसके समर्थन में लिखने हैं। ठीक है, शब्द सीमा है 80 से 100 शब्द। अथवा में आप ये भी कर सकते हो, सूरदास की झोपड़ी पाठ है ना, उसके आधार पर आपको सूरदास के व्यक्तित्व पर अपने विचार है वो लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी। अब आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन है वो आ चुके हैं और ये है ना जो 19 नंबर है वो 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन डी में आपको गद्यांश है वो दिया होगा और उसकी सह प्रसंग व्याख्या है वो करनी है। ठीक है, इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है, कहाँ से ली गए, कौन से चैप्टर से ली गए वो बताना है। ठीक है, अथवा में दोनों में से एक करना है, एक तो पीछे दिया है एक अब दिया। ठीक है, दोनों में से एक करना। और यहाँ पर क्या दिया है, पद्यांश है वो दिया होगा और इसकी जो भी है सब प्रसंग है वो व्याख्या करनी है। सब प्रसंग में आप लिख दोगे ये चैप्टर कहाँ से लिया गया। ठीक है, पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन कर लोगे, दोनों में से एक करना है ना। अगला देखिएगा आपका आ चुका है अब निबंध। निबंध है ना कितने नंबर का है, 6 नंबर का। 400 शब्दों में देना है। आत्मनिर्भर भारत, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, वर्तमान शिक्षा प्रणाली या नैतिक शिक्षा, मेरी प्रिय कवि। चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना। मॉडल पेपर में से आप कहोगे भाई कि क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं क्या, बिल्कुल मिल सकते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसके आधार पर हैं काफ़ी जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसके आधार पर ही बनेंगे, मॉडल पेपर के आधार पर ही बनेंगे। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ 6 नंबर का क्वेश्चन निबंध का बनेगा तो 6 नंबर का निबंध का ही बनेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। ठीक है, और बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्लेलिस्ट है जाकर है ज़रूर चेक करना है, प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियो हैं वो मिल जाएंगे जो हमने बना रखे हैं मॉडल पेपर 2024। अगर आपको भी कोई मॉडल पेपर नहीं मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन है वो करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।